अमेरिका और यूक्रेन के बीच की जो बात है, इसमें पहली बात तो ये है कि अमेरिका कोई ऐसा बंधा हुआ कंट्री नहीं है कि अमेरिका को यूक्रेन को हेल्प करनी ही चाहिए और करनी ही पड़ेगी। और यूक्रेन भी ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता है कि भाई चलो हमारा अधिकार है अमेरिका पर कि भाई अमेरिका क्यों हेल्प ना करे। तो ये दावेदारी भी नहीं हो सकती है। और अमेरिका के लिए लोग इसलिए एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि अमेरिका एक मेजर पार्टनर है, और वो मेजर पार्टनर है बेसिकली वर्ल्ड में जो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करना है रसिया के सामने, इसीलिए अमेरिका और रसिया आमने सामने होते हैं। और ये खास करके मिलिट्री स्ट्रेंथ होती है, ताकत, उस हिसाब से वर्ल्ड दो जगह पर बट जाता है। तो अब तो रशिया मान लो कि कन्वेंशनल वेपन का काफ़ी पीछे छूट गया है, लेकिन फिर भी उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है और बहुत ही लाइक अमेरिका से भी थोड़े ज़्यादा है। तो कहने का मतलब यही है कि अमेरिका से आप उम्मीद तो कर सकते हो लेकिन उसको कंपेल नहीं कर सकते हो। तो जिस तरह से जेलेंस्की ने बात की व्हाइट हाउस में, उसमें बात तो वहीं से बिगड़ी जब उसने अमेरिका को कह दिया कि आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी होगी। तो अमेरिका को आप क्या समझते हो, एक सुपर पावर है अमेरिका, रसिया से बिल्कुल डरता नहीं है और रसिया भी अमेरिका से बिल्कुल डरता नहीं है। तो आप अमेरिका को आप इस तरह की बात कर ही नहीं सकते हो। इसीलिए ट्रंप ने यह कहा कि यू आर प्लेइंग द कार्ड्स, डोंट प्ले द कार्ड्स, यू आर इन ट्रबल। तब जाके ये बात हुई कि हमारी बात छोड़ दो, तुम आपकी बात करें। तो बस कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जेलेंस्की ने जो बात करने का तरीका था और उसने जिस तरह की बातें की, उसको जो आइडियल तरीके से तो यही बात करनी चाहिए कि आप कहते हो कि भाई वॉर रुक जाए, लेकिन हमारी सोवर्निटी का सवाल है। 2014 से ये प्रॉब्लम आ रही है और आप भी थे उस वक्त, फिर भी रशिया कभी रुका नहीं है। आपकी अगर सिक्योरिटी गारंटी नहीं मिलती है तो हम तो बिल्कुल फंस जाएंगे। और दूसरी बात यह है, जहाँ तक मिनरल डील्स का सवाल है, दैट हैज़ टू बी साइन अनकंडीशनली। उसमें कोई प्राइस चेक नहीं होना चाहिए। जेलेंस्की को ये कहना चाहिए कि अब जेलेंस्की ने ये क्या किया कि अगर तुम हमें सिक्योरिटी गारंटी नहीं देते हो तो मैं भी साइन नहीं करूँगा। जबकि आप ऑलरेडी 350 बिलियन डॉलर की हेल्प लेके बैठ गए हो और अब सामने वाली पार्टी को आप जिसको कहते हैं ना कि ब्लैकमेलिंग टाइप की ये बात हो गई कि भाई अगर आप ये करते हो तो ये रेसिप्रोकल जो प्रॉमिसेस की बात उन्होंने की वो गलत है। उनको ये कहना चाहिए कि भाई मिनरल डील्स के बारे में बात हो रही है उसमें तो मैं साइन करूंगा अनकंडीशनली, देयर इज़ नो प्राइस टैग। तो अमेरिका को अच्छा भी लगता। और दूसरी बात कि अगर आप सिक्योरिटी गारंटी नहीं भी देते हो तो कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, हम क्या अमेरिका से ज़बरदस्ती कर सकते हैं। लेकिन बैलेंस ऑफ पावर टूट गया तो रसिया को रोकने वाला फिर कौन। अब यूरोपियन यूनियन एक्शन में आ गया है, टोटल यूरोप, क्योंकि उनको पता चल गया कि अब ये जो ट्रांजेक्शनिस्ट प्रेसिडेंट है, ट्रांजेक्शन में मानने वाले, अब इनका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए अब हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा अपने आप को। तो अब ये तैयारी में लगे हैं, देखते हैं। सामने रसिया भी इतना बड़ा है लैंड के हिसाब से और वेपन्स के हिसाब से, लेकिन जो भी हुआ वो ठीक भी नहीं हुआ और सिचुएशन बहुत बिगड़ गई। लेकिन अगर इस सिचुएशन को बाय स्टैंडर्ड टेस्ट दिया जाए कि भाई अगर एक बंदा कोने में खड़ा रहकर अगर ये सिचुएशन को रिव्यू करता है कि भाई रसिया और यूक्रेन के बीच की वॉर चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि भाई ये वॉर आगे चलाओगे तो क्या होगा, जो भी होगा कैटास्ट्रॉफिक होगा। न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल हो सकता है। बेटर कि आप इस टाइम पे वॉर रोक लें। और एक यूक्रेन की वजह से पूरे यूरोप के सभी कंट्रीज तकलीफ में आ सकते हैं, डिस्ट्रक्शन में आ सकते हैं। तो हमने वर्ल्ड वॉर 2 से भी ये सीखा है कि भाई बस इनफ इज़ इनफ। तो बस यहाँ पे रुक जाना चाहिए। यूक्रेन को अपने आप को थोड़ी लैंड छोड़ देनी चाहिए, लेकिन इस बात को स्टेटस इश्यू नहीं बनाना चाहिए। और यूक्रेन को ये सोचना है कि अगर मैं लड़ाई आगे लेके भी जाता हूँ तो क्या मुझे इससे फ़ायदा होगा या मेरा कंट्री बिल्कुल रुइन हो जाएगा। क्योंकि जीतने के आसार भी है क्या, अगर आसार ही नहीं है तो फिर फाइटिंग करने का क्या मतलब है। बस इसी के साथ